हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीसीएस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर चुके थे, जिसमें से हम लोग आज पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। हमने आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर लिखवाए थे उसमें से ये बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर हैं पहले हम लोग उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग जो जो छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाएंगे उनको आगे ले जाके पूरे कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले जिसमें हम लोगों का अपना समझ विकसित करनी है वो सारे चैप्टर्स हम लोग करते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ने का तरीका क्या होगा कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ जो जो चीज़ें बहुत अच्छे से बतानी है वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से डिस्कस करेंगे, मतलब कोई भी किताबी भाषा का थोड़ा सा यूज़ कम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए। क्योंकि अगर आर्टिकल्स को हम लोग बुक की लैंग्वेज में समझेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई पड़े। तो समझने का, काम करने का और सारे तरीके बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और जब आप यहाँ से जाएं तो सिर्फ एक बार रिवीजन मार के आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो हम लोग आज अपना सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। आखिरकार मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्या है, मतलब हम लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उसकी ज़रूरत क्या है और क्यों, ठीक है। ये किस भाग में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, और कौन से आर्टिकल में कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हम लोगों को समझनी है और पढ़नी है। एक चीज़, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी की व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जीवन जीने के लिए, ठीक है। ये किसी या संस्था को नहीं, ये किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अपने हर नागरिक को प्राप्त है मौलिक अधिकार, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो सके। अगर मान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हम लोगों को ना दिए जाएं तो क्या हम लोग जीवन जी सकते हैं? जेल में पड़ा एक इंसान के मौलिक अधिकार, कम से कम 90% उसके मौलिक अधिकार मार दिए जाते हैं। वो ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है, ना वो अपनी मर्जी से कुछ खा सकता है, ठीक है। उसका जीवन जो है नरक के जैसा व्यतीत होता है। तो मौलिक अधिकार हम लोगों को जीवन जीने के लिए और आसानी से जीने के लिए, अब जैसे कि हम लोगों को मौलिक अधिकार में ही अपना गोपनीयता का भी अधिकार दिया गया है, जीने का भी, अभिव्यक्ति का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। और अपने लिंग भेद, ये सारे आर्टिकल 15 में जो धर्म जाति ये सारी चीज़ें हैं उनसे भी अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं और कहाँ से हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो ये हैं 12 से 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक दिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक और अमेरिका से लिए गए हैं। मूल संविधान में, जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन अभी 6 हैं। जो अपना संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको जो है संविधान के भाग 12 में 300 के अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है, तो हमारे वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, सारी चर्चाएं करनी है। तो जो सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है, पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की रक्षा का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की रक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो हम लोगों को आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक लिया गया है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से लेके 24, ठीक है। जो धर्म की रक्षा का अधिकार है वो 25 से 28, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो 29 से 30 और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपका 30 से लेके 35 तक है। 30 से लेके 35 तक है। तो कितने अधिकार हैं? समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, ठीक है, 32 से 35। हम लोगों को इन आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। इन आर्टिकल्स मेन इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को नोट्स वो बनाने जो हमारे मतलब पेपर में यूजफुल रहें। बाकी जो अदर बातें होंगी इनके बारे में मैं आपको मतलब ऐसे ही ओरली बताऊंगा, वो आप लोग सुन के भी याद रख लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जो है टोटल 12 से 35, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या है? सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 12 में आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य में क्या क्या आता है? राज्य में आता है भारत की सरकार तथा उसका संसद आता है। भारत की सरकार तथा संसद और राज्य की सरकार का विधिमंडल, प्राधिकारी आते हैं और क्या आते हैं? अन्य प्राधिकारी आते हैं।
ठीक है। अब भारत की सरकार तथा संसद में कौन कौन आ जाएगा? भारत की सरकार और संसद में कौन कौन आ जाएगा? सभी मंत्री आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो भी राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष, ये सारी चीजें आ जाएंगी। राज्य सरकार में भी सभी मंत्री, उनके विधानमंडल में जो सभापति उपसभापति हो गए। प्राधिकार में लोकल अपने आपके लोकल आपकी बॉडीज आ जाएंगी। लोकल में जैसे कि आपकी नगर पालिका हो गई, LIC हो गई, ONGC हो गई, ये सारी चीजें आ जाएंगे। और स्थानीय प्राधिकारी में जो है आपके जो कमिश्नर कलेक्टर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में हमको इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, ठीक है। एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 13। जो आर्टिकल 13 है उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इधर ही देखना, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वालोकन देता है। क्या देता है? न्यायिक पूर्वालोकन। अनुच्छेद 13 के सब पार्ट हैं। 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, ठीक है, और 13 का 4। तो 13 का 1 क्या कहता है? 13 का 1 ये कहता है कि हमारे संविधान बनने से पूर्व, ठीक है, हमारे संविधान बनने से पूर्व कोई भी विधि ऐसी बनी है जो 13 के जो अपना जो मूल ढांचा है उसको प्रभावित कर रही है, तो वो उसको शून्य कर दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, ठीक। 13 का 2 क्या कहता है कि संविधान बनने के बाद में कोई विधि ऐसी बनाई जा रही है जो हम लोगों के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी, तो वो वहां तक असंगत या शून्य घोषित कर दिया जाता है। 13 का 3 विधि बताता है कि विधि क्या है। विधि क्या है? विधि, विधि मतलब कोई अध्यादेश हो सकता है, ठीक है। विधि मतलब कोई कानून हो सकता है। यहाँ पे प्रथाएं भी हो सकती हैं, रूढ़ि प्रथाएं हो सकती हैं। तो ये सारे विधि के मतलब बताए गए हैं, ठीक। अब आर्टिकल 13 का 4 क्या है? आर्टिकल 13 का 4 ये है कि ये आर्टिकल 13 का 4 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन करके। और इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी आपको, मान लीजिए अगर आपको संविधान संशोधन करना है या मतलब आपको कोई भी विधि या कानून इसमें ऐसा जोड़ना है, तो वो आप 13 के 2 में ना जोड़ के आर्टिकल 368 के अंतर्गत जोड़ेंगे। मतलब संविधान संशोधन जो भी आप संशोधन करेंगे वो 368 के अंतर्गत करेंगे, ना कि 13 के अंतर्गत, ठीक है। ये 13 का 4 ये कहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिटेल्स में उनका पूरा मतलब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? मतलब मौलिक अधिकार क्या है? कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित होते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा कि मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक। आपातकालीन स्थिति में। अब मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त वो अधिकार होते हैं जो उनकी जीवन की रक्षा करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार आप आपातकालीन स्थिति, जैसे कि देश में कोई मतलब शासन लगा हुआ है या कोई भी मतलब लड़ाई झगड़े के तरफ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस टाइम पे वो सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। और क्या हो सकते हैं? ये अधिकार न्यायोचित होते हैं। मतलब आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप न्यायालय जाया जा सकता है, आप न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में
और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मौलिक अधिकार क्या है, इनकी जो सुरक्षा करता है मौलिक अधिकारों की, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त वो अधिकार होते हैं जो इनसे व्यक्ति अपना जीवन सुगमता से जीता है। दूसरा, ये परिवर्तनीय होते हैं। इनसे मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में भौगोलिक मौलिक अधिकारों के संबंध में, भौगोलिक नहीं होगा, मौलिक होगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार व्यक्त किए। ठीक, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, तो संविधान के भाग 3 में है और अमेरिका से लिए गए हैं, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुसूचित करते हैं। या संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, जब नहीं है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, वे राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, बिल्कुल हम लोगों को मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। तो अपना पहला, दूसरा, तीसरा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, तो वो अनुच्छेद है 12 से 35। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा है। ठीक है, राज्य की परिभाषा है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो वो है आर्टिकल 13, वो है आर्टिकल 13। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 13 पे अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा कि आर्टिकल 13 का 1 क्या है, आर्टिकल 13 का 2 क्या है और आर्टिकल 13 का 3 क्या है, आर्टिकल 13 का 4 क्या है। आर्टिकल 13 का 1 ये कहता है कि विधि बनने से पूर्व, या मतलब जो संविधान बनने से पूर्व कोई ऐसी विधि है जो मूल ढांचे को प्रभावित करती है, तो वह असंगत या शून्य सिद्ध कर दी जाएगी। दूसरा क्या है कि संविधान बनने के बाद में अगर कोई भी विधि ऐसी बनती है जो मूल ढांचे को प्रभावित करती है, तो वह भी शून्य कर दी जाएगी। और 3 में क्या दिया गया है, विधि बताई गई कि विधि है क्या, जैसे कि रूढ़ प्रथाएं हो गई, कोई नियम हो गया, कोई कानून हो गया, कोई अध्यादेश हो गया, कोई रूढ़ प्रथाएं, कानून, ये सारी विधियां हैं। और आर्टिकल 13 का 4 क्या है, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया है और उसमें यह बोला गया है कि कोई भी संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाएगा, ना कि 13 के अंतर्गत। और इनके लिए इस बीच में आर्टिकल 368 और 13 में कुछ केसेस भी हुए हैं, जैसे कि पहला केस जो हुआ था वो अपना शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस था। ठीक है, पहला केस अपना हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये बस जान लीजिए, ये आपके पेपर का नहीं है, वैसे बस समझ लीजिए कि अगर आ जाए तो सोचना ना पड़े। 1951 में हुआ था। दूसरा हुआ था राजस्थान बनाम सज्जन सिंह, ये भी 1951 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसके केसेस हुए हैं जिसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत 13 का 2 आता है, जो कि बोला गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, तो कौन रह गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य जो सर्वोच्चता सिद्ध करता है, आर्टिकल 13 वो है मौलिक अधिकार।
और मौलिक अधिकार हम लोगों के 12 आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, भाग 3 में हैं और अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या हैं? परिवर्तनीय हैं, ठीक है, सीमित हैं, इनको सीमित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, और मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं, तो वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? 14 से 18, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 है, दूसरा ऑप्शन 15 से 19 है, अनुच्छेद 14 से 18 है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि मतलब 6 समता का अधिकार, 6 मूल अधिकार है। पहला है समता का अधिकार, ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, सधर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 तक है, शिक्षा एवं संस्कृति है 29 से 30 तक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 से 35 तक। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। देखिए इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एक क्वेश्चन कितनी तरीके से और कितना घुमा के और कितनी बार पूछा गया है, वो सारे मतलब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि एक ही क्वेश्चन को कितने भाषाओं में अलग अलग तरीके से उन्होंने तोड़ के पूछा है। ठीक है, तो आराम से बैठ के देखिए, इतनी बार बोला जाएगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, हो सकता है कि आपको याद भी ना करना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया गया है। तो समानता का अधिकार हम लोग जानते हैं 14 से 18 तक है, ठीक है, तो किनके अंतर्गत गया है? 14, 15, 16। अब अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। 15 में क्या दिया गया है? 15 में दिया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 में क्या दिया है? हम लोगों ने पढ़ा ही, आर्टिकल 13 न्यायिक पूर्वावलोकन देता है, न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक। इतना समझ में आया कि आर्टिकल 15 में
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आर्टिकल 14 को और थोड़ा सा सोचे तो विधि के समक्ष समानता जो ली गई है ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। और ये निगेटिव है, और जो समान संरक्षण है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 15 में कितने पार्ट्स हैं? आर्टिकल 15 के 5 पार्ट हैं। 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4 और 15 का 5। तो 15 का 1 क्या कहता है? 15 का 1 यही बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 का 2 क्या कहता है कि चाहे कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वो चाहे आपकी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन सब में इन सारी चीजों के आधार पर भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं किया जाएगा। 15 का 3 महिलाओं और बच्चों के लिए थोड़ी सी सहूलियत देता है। ठीक है। 15 का 4 प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, और यहां पे केस हुआ था चंपक दोराईराजन वीएस मद्रास स्टेट का। ये जो केस हुआ था ये इसलिए हुआ था कि जो भी मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके जो आईआईटी कर रहा है, जो इंजीनियर कर रहा है या जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रहा है, उनके लिए विशेष सहूलियत या विशेष आरक्षण दिया गया था। और 15 का 5 भी जोड़ा गया था 93 संविधान संशोधन के तहत। इसमें जो प्राइवेट संस्थाएं थी, प्राइवेट कॉलेजेस थे, वहां पे जो पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनका एडमिशन हो रहा था, वहां पे उनको संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये 15 का 5 पार्ट है, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5। इसी तरीके से आर्टिकल 16 है, वो उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17। तो ये भी देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन बनाया गया है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, वो है आर्टिकल 14। तो हम लोगों ने आर्टिकल 14 देख ही लिया था। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण। ठीक। आर्टिकल 15 भी हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इन सब के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल 14 को पूरा मतलब डिटेल में समझा। आर्टिकल 15 को, अब यहां पे आर्टिकल 16 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब आर्टिकल 16 का 1 में ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा कोई भी पद निकाले जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा कोई भी पद निकाले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहां पे सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक। आर्टिकल 16 का 2 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश क्रम
देखिए आर्टिकल 15 में वंश क्रम नहीं था, सिर्फ वंश था। इस पे थोड़ा सा फोकस डालिएगा, आर्टिकल 15 में सिर्फ वंश था, ठीक है। आर्टिकल 16 में वंश क्रम है। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम, इन सभी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 का 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 16 का 3 ये कहता है कि संसद इसमें चेंजेस कर सकती है। संसद इसमें मतलब संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है संघ में निवास संबंधी, ठीक। आर्टिकल 16 का 4, आर्टिकल 16 का 4 ये बोलता है कि राज्य जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, आर्टिकल 16 के 4 में दिया गया है। आर्टिकल 16 के 5 में कुछ धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाएं हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट प्रदान की गई है। अब जैसे कि पता चले किसी मंदिर में कोई मान लो कोई तैयारी कर रहा है लड़का, क्यों छूट दी गई है? क्योंकि जहां पे जिसको जो नॉलेज होगी उसी पे तो रखा जाएगा। अब पता चले मंदिर का पुजारी छोड़ के हम लोगों में से आपको कुछ रख दिया जाए तो मंत्र पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आर्टिकल 16 के 5 में धार्मिक तथा सांप्रदायिक छूट दी गई है, थोड़ी सी धार्मिक तथा सांप्रदायिक छूट, ठीक, ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार इसी तरीके से रिपीटेड पूछे गए हैं। तो हम वही सारे क्वेश्चन उठा के लाए हैं कि जितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट होगा उतनी बार आपका दिमाग खुलेगा, आपको क्वेश्चन पहचानने के तरीके पता चलेंगे, ठीक है। आपको किस तरीके से एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। और अगर एक बार ये सारी चीजें समझ गए तो क्वेश्चन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से कौन सा संबंधित है बताइए? आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 13 हम लोग को न्यायिक पूर्वालोकन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है, सेम अनुच्छेद 14 में, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित व अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अब उसी क्वेश्चन को उन्होंने इतना घुमा के पूछ दिया है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्निदेशित करता है एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो वो करता है आर्टिकल 14 का, क्योंकि आर्टिकल 14 हम लोगों को विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता की बात करता है, ठीक है। 12वां, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल 14 में हम लोग देख ही चुके हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो बात करेगा वो करेगा वाक एवं अभिव्यक्ति की समान, वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए, ठीक। आर्टिकल 21 जो है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आर्टिकल 17। यहां पे थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं, एक मिनट इधर देखिएगा थोड़ा सा।
ये देखिए, अगर हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार यहीं पे समझ लेते हैं, बार बार समझने में टाइम नहीं जाएगा। बहुत मोटा हो गया यार, चला जा भाई, सही हो जा थोड़ी देर। आह, चलो भैया देखो, बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अब वो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, यहीं पे आर्टिकल 19 और 21 और 22 तीनों का मतलब चीजें को खोलते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, देखो स्वतंत्रता में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है। तो आर्टिकल 19 करता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या बोलता है, अभी यहां पे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, कुछ मामलों में, दोषपूर्ण मामलों में पूर्ण मामलों में संरक्षण। ठीक है, और आर्टिकल 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी में संरक्षण। तो अब यहां से ये पता चला कि आपका आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है और आर्टिकल 19 क्या कह रहा है। आर्टिकल 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 20 है कि अपराध के दोष सिद्ध होने में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है। तो आर्टिकल 19 पता चल गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 पता चल गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 14 पता चल गया कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण है। और आर्टिकल 17 पता चल गया कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो सही ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत। अगर हम लोग आर्टिकल 19 के अंदर थोड़ा सा और जाएं तो आर्टिकल 19 के भी सब पार्ट हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 के 1 का ए ये बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 के 1 का बी बोलता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 के 1 का सी ये बोलता है कि समिति बनाने का अधिकार, कि आपको समिति बनाने का अधिकार भी है, समिति बनाने का अधिकार भी है। आर्टिकल 19 के 1 का डी ये बोलता है कि आपको घूमने का भी अधिकार है। ठीक है, और 1 का ई ये बोलता है कि आपको आवास निवास करने का भी अधिकार है, भारत में आपको आवास निवास करने का भी अधिकार है। और 1 का एफ ये बोलता है कि आपको आजीविका कमाने का भी अधिकार है और आपको
व्यवसाय करने का भी अधिकार है, ये आर्टिकल 19 के 1 का ई कहता है। तो 19 के इतने सब आर्टिकल हैं। आर्टिकल 19 जो कहता है वो वाक एवं अभिव्यक्ति है, और उसके अंदर जाएंगे तो आपको 1 का ए ये बोल रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 1 का बी है कि आप शांतिपूर्ण कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण। ठीक है। 1 का सी ये बोलता है कि आपको समिति बनाने का भी अधिकार है। ठीक। डी ये बोलता है कि आपको विचरण करने का भी अधिकार है। ई ये बोलता है कि आपको निवास करने का भी अधिकार है। और एफ ये बोलता है कि आपको आजीविका व्यवसाय कमाने का भी अधिकार है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 है। अब अगर इतनी छूट दी गई है तो कुछ ना कुछ तो पाबंदी भी दी गई होंगी। तो इसीलिए आर्टिकल 19 के 2 का ए जो आपके 1 के ए पे वो करता है, पाबंदी लगाता है कि आप बोल सकते हो लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे। आप भारत के खिलाफ, आप यहाँ के कार्यविधियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है। ये गैर कानूनी। तो इसी तरीके से आर्टिकल 19 के 2 के भी सब पार्ट हैं, तो ये हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है। आर्टिकल 19 को हम लोगों ने पूरा समझा कि आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की छूट देता है। आर्टिकल 20 दोषपूर्ण मामलों में संरक्षण ये देता है कि मतलब अपराध के लिए दोषपूर्ण सिद्ध होने में संरक्षण। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो आर्टिकल 21 है इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हुए हैं तब ये आर्टिकल 21 जोड़ा गया है। ठीक है। और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में रोक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? बताओ भैया। अभी बोला था जहां पे अस्पृश्यता के रूप में दिखे तो वो आर्टिकल 17 है। क्या है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है आर्टिकल 17। ठीक है। आगे बढ़ो। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। ठीक है। और इधर समता का अधिकार 14 से 18। 14 से 18। चलो। भारत, एक मिनट। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। वही आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अभी हम लोगों ने वो सारे अनुच्छेद पीछे देखे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? तो वो 19 से 22 तक है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? 19 से 22। ठीक है। 18 से 21, 17 से 20 और 16 से 19 ये सब कुछ नहीं। अनुच्छेद कितने? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ये बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की छूट देता है। कहा है क्या है कि छूट? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 क्या बोलता है और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 ये बोलता है कि अपराध के लिए दोषपूर्ण होने में संरक्षण। अपराध के लिए दोषित होने में संरक्षण। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। और आर्टिकल 22 कुछ गिरफ्तारी के संरक्षण देता है आर्टिकल 22 में। ठीक। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है। तो अपना सही ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 19। देखिए ये जो क्वेश्चन लाए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि मतलब ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके बहुत ही तरीका से पूछा हुआ है। तो इसीलिए वो सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाए कि हाँ, अगर ये आर्टिकल 19 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये किस तरीके से, कितने भाषाओं में, मतलब कितनी तरह से ये पूछा जा सकता है। अभी आपने आर्टिकल 14 के कितने सारे क्वेश्चन किए जो मतलब उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उनका ये पता चल जाएगा कि एक ही क्वेश्चन के बारे में वो कितनी लैंग्वेजेस से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता बताओ भाई। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, मतलब उनको ये छूट दी गई है कि आप कहीं पे भी जाके अपना वाद विवाद, मतलब किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो इसीलिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण आर्टिकल 22 में है। और दोषपूर्ण वो आर्टिकल 20 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति है। आर्टिकल 20 में क्या है? दोष रहित, मतलब कुछ दशाओं में आप अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के लिए संरक्षण आपके लिए आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए संरक्षण है। अगर आर्टिकल 20 को थोड़ा सा और अगर जानना चाहे तो आर्टिकल 20 के 3 पार्ट हैं, वो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, वो खाली आपको याद रखना है। तो अगर आर्टिकल 20 में बात करें, किसके लिए संरक्षण की बात कर रहा है ये आखिरकार? तो आर्टिकल 20 के भी 3 पार्ट हैं, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। किन किन चीजों से संरक्षण दे रहा है? पहला, दंड के लिए संरक्षण, भूतलक्षी दंड के लिए संरक्षण। अब यहां पे इसका क्या मतलब है कि भूतलक्षी दंड के लिए संरक्षण? मतलब पता चला कि किसी एक इंसान ने पहले कोई काम किया गलत, ठीक है, और उसको तब तक दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक आप उसके उस अपराध को सिद्ध नहीं कर देते, ठीक है। 20वें का 2 क्या है? दोहरे दंड के लिए, दोहरे दंड के लिए संरक्षण। अब दोहरे दंड के लिए संरक्षण क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको एक बार उसकी सजा दी जा चुकी है, पता चले किसी का मन नहीं भरा तो उसने दूसरी बार भी उसको सजा दे दी,
तो इसीलिए उसको यहाँ पे संरक्षण दिया गया है कि एक बार किसी अपराध की सजा देने के बाद में आप उसी अपराध के बेस पे दूसरी बार उसको सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण। मतलब अगर कोई भी आपसे जोर जबरदस्ती आपके विरुद्ध ही अदालत में गवाही दिलवा रहा है तो आर्टिकल 20 का 3 आपको वहां पे संरक्षित करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 20 का 3, आर्टिकल 20 ये पूरा आर्टिकल 20 है कि कुछ दशाओं में अपराधपूर्ण होने में संरक्षण कौन कौन से हैं। 20 का 1 है भूतलक्षी दंड के लिए संरक्षण, 20 का 2 है दोहरे दंड के लिए संरक्षण, और 20 का 3 ये है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 19। 17वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, आश्वासित करता है। ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 19 है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़े। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संविधान प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आजादी अंतर्निहित करता है। ये अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अब देखिए इन्होंने आर्टिकल के सब आर्टिकल में जाके पूछ लिया। जो अभी हम लोगों ने 19 के 1 के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ये सारी चीजें देखी थी। तो जो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 1 के ए में, और इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताइए इसका जो आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आप विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें है आर्टिकल 19 का 1 का ए, क्योंकि आप अपने लिखा गया है कि अपने झंडे अपने भवन के ऊपर झंडे को लगा सकते हैं, अपने मतलब राष्ट्रीय ध्वज या मतलब राष्ट्रीय ध्वज झंडे को फहराना आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि वहां पे उसको वाक और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी गई है। ठीक है। 20वां देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? पहले तो अभी हम लोगों ने किस आर्टिकल में आएगा ये बताइए। हम लोगों ने भी पढ़ा था 19 का 1 का ए क्या कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19 का 1 का बी क्या कहता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। 19 का 1 का सी क्या कहता है कि आप समिति बना सकते हो। 19 का 1 का डी क्या कहता है कि आप विचरण कर सकते हैं। 19 का 1 का ई क्या कहता है? ई क्या कहता है कि आप निवास कर सकते हैं। और 19 के 1 का एफ क्या कहता है कि आप आजीविका व्यवसाय ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना अधिकार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है घेराव अवसर, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक। इसके अंतर्गत क्या नहीं होता है? शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होना, ये तो आता है भाई। एकत्रित जनता, जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर परिपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं आता है? पहला। ठीक। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंधित है? आर्टिकल हमने कौन सा बताया था कि आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में क्या है, कुछ अपराधों के लिए दोषपूर्ण होने के है। आर्टिकल 22 में क्या है, बताओ भाई, ये आप लोग बताओ। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें कुछ केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि पहला जो केस हुआ था पी एंथिनाम का भारत संघ के साथ में केस हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि जीवन चाहे जैसा भी हो लेकिन जीना है। ठीक है, जीवन चाहे जैसा भी हो लेकिन जीना है। अब आपको चाहे कोई लात मारे, चाहे कोई थप्पड़ मार के चला जाए, या मतलब कोई कैसा भी हो, आपको जीना ही जीना है, भूखे मर रहे हो चाहे जैसे भी। इसी के ऊपर मेनका गांधी का एक केस हुआ था भारत संघ के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जीवन गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया था। अब गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार मतलब आपको वहां पे घूमने, आपको वहां पे गोपनीयता का भी अधिकार मिला, आपको वहां पे एक गरिमामय पूर्ण, आपके साथ में किसी भी तरीके से बदतमीजी नहीं की जा सकती है, इस तरीके का जीवन जीने का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया को सिद्धांत में शामिल किया गया है, बताइए। ठीक है, आर्टिकल 16। हाँ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार, निजता का, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? अभी बताया था आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहां पे कुछ केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंतर्गत जब मेनका गांधी और भारत संघ का केस हुआ था तो उन्होंने बोला था जीवन जीने का मतलब होता है गरिमामय पूर्ण, क्या होता है, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया। उसी में गोपनीयता का अधिकार भी आता है, गोपनीयता का अधिकार या जीवन अधिकार या निजता का अधिकार या निजता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अब एक ही क्वेश्चन कितनी लैंग्वेज में पूछा गया है, किस तरीके से उन्होंने पूछा है, वो चीज को आप गौर करिए कि मतलब पसंद के व्यक्ति के विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो आर्टिकल 19 तो वाक और अभिव्यक्ति की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 19 तो वाक और अभिव्यक्ति की बात करता है और अभिव्यक्ति की बात करता है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 ये आपके किसकी बात करते हैं, अल्पसंख्याक संरक्षण के। ठीक, आर्टिकल 21 बात करता है गोपनीयता की, निजता की। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से अपनी निजी जिंदगी है तो उस हिसाब से आप चीजों को करना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार दिया हुआ है। 25वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। मृत्युदंड। चलिए आगे बढ़े। 26वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। ठीक है, डीपीएसपी में भी है, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है तो तीनों में ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, अच्छा एक यहाँ पे हम लोग आर्टिकल और समझ लेते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। ठीक, इसके अंदर क्वेश्चन बन जाता है तो जान लीजिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है? इसके भी 2 पार्ट हैं। क्या? पहला ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। यहां पे 2 चीजें जोड़ी गई हैं। हिंदू में 25 के 2 में हिंदू में जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है, जैन और बौद्ध को। और दूसरा जो छूट दी गई है वो सिख को कृपाण रखने की छूट दी गई है। कृपाण रखने की छूट। ठीक, ये आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से 28। तो 25 में हम लोगों ने क्या देखा कि 25 के भी 2 भाग हैं, 25 का 1 और 25 का 2। 25 का 1 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की उपासना कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, मतलब खुल के, मतलब किसी भी इंसान, किसी भी बिना भय के। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि हिंदू में जैन और बौद्ध, हिंदू शब्द में जैन और बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है और सिखों को कृपाण रखने की छूट दी गई है। ठीक, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 के भी पार्ट हैं। आर्टिकल 26 का पहला पार्ट यह है कि धर्म का प्रचार करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि विषय वस्तु तैयार करना, मतलब उनके लिए जो भी उनकी पुस्तकें होती हैं उनका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तीसरा होता है संपत्ति का अधिकार में, मतलब जो भी इससे आ रहा है। और चौथा ये है कि उस संपत्ति को एक अच्छे काम में लगाना। तो ये आर्टिकल 26 बोलता है। ठीक, आर्टिकल 27, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, तो आर्टिकल 25 और 26 हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 का पहला पार्ट ये कहता है कि धर्म के लिए अपने धर्म के लिए कोई संस्था की स्थापना कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 26 का तो ये बोलता है कि विषय वस्तु या मतलब अपने पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहा है। तीसरा जो संपत्ति है उसके अर्जन के लिए बात किया है। चौथा उस संपत्ति का यथावत उपयोग करने की भी बात किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कोई भी कर या कोई भी
कर आरोपित नहीं करेगा। ठीक है, अगर हाँ वो सभी धर्मों को एक तरीके से मान के कुछ भी देना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन किसी भी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर आरोपित नहीं करेगा। ठीक, अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये कहता है कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पे धर्म और मतलब मान लीजिए कि कोई भी संस्था राज्य से पोषित है, ठीक है, और ये बोला गया है कि राज्य से पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां उनका गठन ही उस संस्था या उस संन्यास से किया जाता है जहां पे धार्मिक शिक्षा देना जरूरी होता है और महत्व का होता है, इसलिए उन संस्थाओं के लिए यहाँ पे छूट दी गई है कि वो धार्मिक शिक्षाएं दे सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है, काम का अधिकार। ठीक, पानी पीने में थोड़ा है। उनतीसवां क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? देखिए, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है या आर्टिकल 24 है? आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 23 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं, विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में है। ठीक, आर्टिकल 24 में है बच्चों, जो भी बच्चे मतलब पहले कारखानों में काम कर रहे थे उनके लिए प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत कारखाना प्रतिषेध ये आता है। और आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 के 1 में ये है कि यहाँ पे जो बेगारी है या दुर्व्यापार हो रहा है, ठीक है, या जो बालाश्रम हो रहा है, ये कानूनी अपराध है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक, और आर्टिकल 23 का 2 क्या कहता है कि जब किसी भी सार्वजनिक काम के लिए राज्य को जरूरत पड़ेगी तो वह लिंग, जन्म स्थान और इन सारी चीजों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के लिए काम करने पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। 30वां क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? बालकों से शोषण से संबंधित कारखाना जो भी अभी हम लोग आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 23 से 24, और उसमें भी आर्टिकल 24। ठीक है, बाकी हम लोग जानते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 25 धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है। ठीक, 31वां है क्या? ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो बाल अधिकार को सुरक्षित करने की बात कहां से बोली गई है? 24, आर्टिकल 24। इसी आर्टिकल 24 में जब कारखाना अधिनियम है तो यहाँ पे कुछ अधिनियम भी आए हैं। कौन कौन सा? पहला आया था कारखाना अधिनियम। ठीक है, पहला आया है कारखाना अधिनियम। ठीक, दूसरा आया है बगान श्रम अधिनियम। ठीक है, तीसरा आया है खान अधिनियम। चौथा आया है बेगान श्रम एवं प्रतिषेध अधिनियम।
प्रतिषेध अधिनियम। ठीक। और ये जो अधिनियम कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बच्चों के लिए ये काम किया था, कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते। 32वां क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड, चौहरे नहीं दोहरे दंड एवं स्वविमर्श के संरक्षण में प्रदान करता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 वाक् एवं व्यक्त है, ठीक। आर्टिकल 20 में दोहरे दंड का अभी हम लोग पढ़ के, आर्टिकल 20 क्या है, कुछ दशाओं में दोष सिद्ध होने में संरक्षण। एक बार फिर से देख लो भाई, आर्टिकल 20 क्या है कि कुछ दशाओं में दोष सिद्ध संरक्षण। अब आर्टिकल 20 के भी 3 पार्ट हैं, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। तो 20 क्या बोल रहा है कि पहला तो भूत लक्षी दंड के लिए संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड के लिए संरक्षण और तीसरा अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण। आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोहरे दंड से संरक्षण आर्टिकल 20, और अगर इसी का ही सब आर्टिकल पूछते तो 20 का 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 20, आर्टिकल 30 गलत लिखा हुआ है, आर्टिकल 20। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, कृपा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों के समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 25 से लेके 28 तक है। और 25 में 2 सब पार्ट हैं, 25 का 1 और 25 का 2। पहला पार्ट ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रोका नहीं जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि जैन हिंदू धर्म में ही जैन और बौद्ध शामिल कर दिए गए हैं और सिखों को कृपाण रखने का भी अधिकार दिया गया है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, धर्म प्रचार करने का अधिकार और सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। बिल्कुल, जब हम लोग 26वां पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या कहता था 26 का 1 कि संस्थाएं बनाएंगे, संस्थाओं के बाद में विषय बनाएंगे, वहां पे अपना अर्जन भी करेंगे और उस अर्जन को एक यथावत चीजों में लगाएंगे। तो चौथा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन चाहिए, चौथा गलत है जो कि लिखा हुआ है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं दिया गया है। तो अपना ऑप्शन सही हो गए 1 2 3, 1 2 3 पहले ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारित करना धर्म की स्वतंत्रता में, आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। तो 25वां आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है और भी कुछ ज्यादा
मतलब अलग से बना के नहीं देता है, बस इन्हीं क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में फिर से घुमाएगा, लेकिन ऑप्शन यही रखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका है उसी तरीके पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरीकों को समझ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से वो घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 36वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, फिर वही क्वेश्चन कि अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार, हम लोगों ने बताया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार जो है वो संविधान के भाग 12 में 300 के का में दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, जो भाग 12 के 300 का में दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो आपके 29 से 30 में दिए गए हैं, आर्टिकल 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 में दिया गया है। आर्टिकल समानता के अधिकार जो कि 14 से लेके 18 तक है। चलो आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? अभी हमने बोला कि आर्टिकल 25 का पहला पार्ट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 25 का 2 क्या कहता है कि हिंदू शब्द में बौद्ध और जैन धर्म को शामिल किया गया है, और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। कृपाण, तो बौद्ध धर्म भी शामिल है, जैन धर्म भी शामिल है। ठीक है, पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है, तो ये तो सही है भाई। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है आर्टिकल 29 में है। इसके भी 2 पार्ट हैं। आर्टिकल 29 का एक ये कहता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की एक अपनी संस्कृति होती है, एक अपनी भाषा होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। और आर्टिकल 29 का 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा जो भी मतलब संचालित है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए लिंग, धर्म, जन्मजात और इन सारी चीजों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ये भी सही है। डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद आर्टिकल 31। ये आर्टिकल 31 नहीं है, ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, तो ये वाला गलत है और अपने क्वेश्चन के हिसाब से आर्टिकल डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पे कोई विशिष्ट उनकी भाषा है तो उसको बनाए रखने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 2 में राज्य द्वारा संचालित कोई भी ऐसी चीजों में जहाँ पे उनके जन्म स्थान, लिंग और वंश, इन सबको देख के कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है और उस पर उनका संचालित करने का अधिकार भी दिया गया है। आर्टिकल 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 26, 25 और 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता में जाएगा। और 26 के भी हम लोगों ने पार्ट बनाए कि पहला क्या है कि संस्थाओं का निर्माण, दूसरा क्या है विषय वस्तु, फिर क्या है तीसरे में धन अर्जन के बाद में चौथे में क्या है उसी का यथावत उपयोग। ठीक, चलो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि शिक्षण की संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? फिर से वही क्वेश्चन, आर्टिकल अनुच्छेद 30। ठीक,
भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों लागू करने की शक्ति दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या एवं उच्च न्यायालयों को, भारत के सभी न्यायालयों को? भारत के सभी न्यायालयों को। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये सही है। ठीक है, अभी हम लोग जब समिति और सभा पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका नाम पढ़ेंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्कृति में की गई, ये भी सही है, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। संविधानों की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है और सुप्रीम कोर्ट ही हमारे मौलिक अधिकारों को रक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन रक्षित करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124। चलिए आगे बढ़ता है। आजा भाई। निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अगर आर्टिकल 32 को देखें तो आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमें लोगों को रिट दी जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा और पांचवी कौन सी रिट है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा और परम। ठीक, तो ये 5 रिट हम लोगों को आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया है? तो वो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार के इतने ही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को लाने का मतलब सिर्फ इतना था कि इन यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और कितनी तरीके से, अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने इन क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। समझना यह है कि मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उनकी भाषा चेंज हो सकती है। आपको अपनी ही लैंग्वेज में उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। अगर अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपना रिव्यू दीजिएगा। बाकी आप हमारी टीम के साथ में मिलकर तैयारी कर सकते हैं। जो आपके LT ग्रेड की तैयारी हो रही है उसके अंतर्गत हम लोग अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उस बैच में आप हम लोगों के साथ में जुड़ के एक सही दिशा के साथ में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।